हेलो दोस्तों, नमस्ते। आइए चलिए, हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे। सामाजिक विज्ञान में भूगोल पढ़ रहे थे और भूगोल में हम लोग कृषि पढ़ रहे थे। कृषि में पार्ट 2 वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत आराम से पढ़ाएंगे। जल्दी जल्दी पढ़ने से और पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि भली भांति आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्लास 10th की 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ने जा रहे थे। सामाजिक विज्ञान में भूगोल पढ़ रहे थे। भूगोल में हम लोग लेसन पढ़ रहे थे कृषि, और कृषि में पार्ट 2 वीडियो देखते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 ये 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। इनको हम भली भांति इनका उत्तर समझते हैं कि ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं। और जो हम यहाँ लेक्चर देने जा रहे हैं, सेम लेक्चर की सेम नोट से हम आपको भेज देंगे। आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। जी हाँ, देखिए इस नंबर पे आपको मैसेज करना है 760 72 73 355। आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे। आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको जो हम वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं, सेम टू सेम लेक्चर की सेम नोट्स हम आपको भेज देंगे। बाई हेड राइटिंग है और आपका परसेंटेज नंबर दोनों ही 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे आने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किसी एक पे फसल का वर्णन कीजिए। जी हाँ, घुमा फिरा के कई तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि किसी एक पे फसल का, किसी एक पे पदार्थ का भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। अर्थात सीधा सीधा ये कह सकता है कि चाय फसल का या चाय की खेती का वर्णन कीजिए। तो चाय एक पीने वाला पदार्थ है, चाय एक पीने वाला पेय पदार्थ है, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या है कि किसी एक पेय फसल का वर्णन कीजिए, या पेय पदार्थ का वर्णन कीजिए, या सीधा पूछ ले चाय की खेती का वर्णन कीजिए। तो देखिए चाय की खेती, चलिए इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं। देखिए चाय एक जो है, चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। क्या है? पेय पदार्थ है। देखते जाएंगे चाय क्या है भैया। चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, ठीक है ना। यह चाय जो है एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, ठीक है ना। यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधी वाले जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है, ठीक है ना। यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधी जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। कहाँ उगाया जाता है चाय? चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधी वाले जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है, ठीक है ना। अच्छा, चाय की खेती ढलान क्षेत्रों में की जाती है। चाय की खेती कहाँ की जाती है? ढलान क्षेत्रों में की जाती है, ताकि पानी का निकास आसानी से हो सके। ताकि पानी का निकास आसानी से हो सके। क्यों? क्योंकि अधिक पानी चाय की खेती के लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है ना। क्योंकि अधिक पानी चाय की खेती के लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है, ठीक है ना। और चाय की खेती के लिए वर्ष भर एक समान वर्षा की आवश्यकता होती है। जी हाँ, चाय की खेती के लिए वर्ष भर एक समान वर्षा की आवश्यकता होती है, ताकि इनकी पत्तियां कोमल एवं मुलायम हो सके। ताकि इनकी पत्तियां कोमल एवं मुलायम हो सके। तो चाय की खेती से क्या समझ में है? चाय एक पेय पदार्थ है, अर्थात पीने वाला पदार्थ है। चाय एक पेय पदार्थ है अर्थात पीने वाला पदार्थ। या उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधी वाले जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। अर्थात चाय की खेती ढलान क्षेत्रों में की जाती है, ताकि पानी का निकास आसानी से हो सके। क्योंकि चाय की खेती के लिए अधिक पानी नुकसानदायक होता है, ठीक है ना, हानिकारक होता है। और चाय एक पीने वाला पदार्थ है, और वर्ष भर एक समान वर्षा की आवश्यकता होती है, ताकि इनकी पत्तियां कोमल, मुलायम और विकसित हो सके, बड़ी हो सके, ठीक है ना। ये चाय का वर्णन हो गया और सारी चीजें हैं। चलिए, गन्ने की खेती का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि गन्ने की खेती का विस्तार पूर्वक वर्णन करना, भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है, इसकी भौगोलिक अनुकूल का वर्णन करना है। मतलब गन्ने की खेती में कुछ भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है ना। कुछ भी किसी भी तरह घुमा फिरा के प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि गन्ने की खेती। देखिए, गन्ना एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधी फसल है, ठीक है ना। अगर उष्ण और उपोष्ण नहीं समझ में आ रहा है तो अगली वीडियो में हम समझा देंगे, नहीं कहीं से आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। गन्ना एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधी फसल है, ठीक है ना। गन्ना उगाने के लिए
21 डिग्री सेंटीग्रेड से, जी हाँ, गन्ना उगाने के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कितना? 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है गन्ना उगाने के लिए। कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो गन्ना क्या है? गन्ना एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ना उगाने के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और गन्ना को किसी भी मिट्टी में उगाया जा सकता है। आप देखे होंगे, आप कहीं भी चले जाइए, हर एक क्षेत्र में आपको गन्ना मिलेगा। यहाँ की शहरों में आंगनों में छत पर गन्ना बो देते हैं, ठीक है ना। जहाँ देहातों में बर्तन मांजते हैं ना, वहां भी गन्ना उग जाता है। तो गन्ना उगाने के लिए किसी भी मिट्टी में गन्ने को बोया जा सकता है। और सुनिए, जहाँ वर्षा कम होती है वहां अधिक पानी की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात है भैया कि अगर वर्षा नहीं होगी तो पानी तो देना ही पड़ेगा ना भाई। जहां वर्षा नहीं होगी, अगर किसी फसल को जरूरत है तो पानी तो देना पड़ेगा। और सुनिए, कटाई से लेकर बुआई तक बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। जी हाँ, कटाई से लेकर बुआई तक, बुआई से लेकर कटाई तक, बुआई से लेकर जब आप बोना शुरू कर देते हैं और बोने से लेकर काटने तक बहुत ही अधिक परिश्रम होती है भैया इसमें, ठीक है ना। बड़ी समस्या होती है, इतना आसान नहीं है। तो इसे किसी भी मिट्टी में उगाया जा सकता है। बुआई से लेकर कटाई तक बुआई से लेकर कटाई तक बहुत अधिक मेहनत अर्थात परिश्रम की आवश्यकता होती है। और सुनिए, गन्ना से क्या क्या बनता है? गन्ना से चीनी बनता है, गन्ना से गुड़ बनता है, गन्ना से सीरा बनाया जाता है। गन्ना से क्या क्या बनता है? चीनी, गुड़, सीरा बनता है, अर्थात गन्ना से चीनी, गुड़, सीरा बनाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि गन्ना एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। नोट्स मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, पूरी नोट्स से भेज देते हैं, ठीक है। नोट्स है हमारे पास इधर साइड में कहीं रखी होगी, ये देखिए, ये सब नोट्स रखी है हमारे पास, ठीक है। हेड राइटिंग किए हैं, हम भेज देते हैं, हम तो इसको यहाँ से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो गन्ना एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ना उगाने के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। गन्ना को किसी भी मिट्टी में उगाया जा सकता है। बुआई से लेकर कटाई तक बहुत अधिक परिश्रम अर्थात मेहनत की आवश्यकता होती है। इनसे चीनी, गुड़, सीरा बनाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये अनेक राज्यों में उगाए जाते हैं, ये अनेक राज्यों में उगाए जाते हैं। किन राज्यों में उगाए जाते हैं? ये अनेक राज्यों में उगाए जाते हैं। देखिए, मैं थोड़ा से आपको कॉमेडी करके याद करा देता हूँ। कॉमेडी का मतलब ये है ताकि आपको याद हो जाए। गन्ना जो है अनेक राज्यों में उगाए जाते हैं। देखिए, गन्ना अनेक राज्यों में उगाए जाते हैं। मान लो एक लड़का है, वो थोड़ा लापरवाह है। क्या है? एक लड़का है, वो थोड़ा लापरवाह है। क्या है भैया? वो थोड़ा लापरवाह है। तो मैं उस लड़के को डांटते हुए कहता हूँ, जी हाँ, नोट्स मिल जाएगी आपको। मैं उस लड़के को डांटते हुए कहता हूँ कि गन्ना के लिए कर्नाटक, तो गन्ना के लिए कर्नाटक यानी गन्ना के लिए कर्नाटक यानी हो गया कर्नाटक। क्या हो गया? कर्नाटक। मैंने क्या कहा? गन्ना के लिए कर्नाटक, तो क्या हो गया? कर्नाटक हो गया, ठीक है ना। गन्ना के लिए कर्नाटक, तो क्या हो गया? कर्नाटक। फिर मैंने उससे कहा गुस्सा में, हरियर हरियर पाए गए, यानी हरियर हरियर से हरियाणा हो गया और पाए गए से पंजाब हो गया। अरे यार, याद ही तो करना है, कुछ भी बड़बड़ा के याद कर लो, 19-20 बस याद हो जाए बस, ठीक है ना। और किसी को डांट थोड़ी रहे हैं, किसका लड़का है, ठीक है ना। तो मैंने उससे क्या कहा गुस्से में? मैंने कहा गन्ना के लिए कर्नाटक यानी कर्नाटक राज्य हो गया। मैंने कहा हरियर हरियर पाए गए, तो हरियर हरियर से हरियाणा हो गया और पाए गए तो से पंजाब हो गया। फिर मैंने उससे कहा, वो गन्ना के बीच में मध्य में घुसा था। मैंने कहा यार, गन्ना के मध्य में घुसे हो तुम, मध्य प्रदेश हो गया। गन्ना के मध्य में घुसे हो तुम, मध्य प्रदेश में हो गया। फिर मैंने गुस्सा में कहा, गन्ना लेके गुजर न जाना, गुजरात राज्य हो गया। मैंने क्या कहा? गन्ना लेके गुजर न जाना, गुजरात हो गया। फिर गन्ना के पेड़ पे पगला चढ़ गया जब मैं गया तो मैंने डांटा, मैंने कहा उत्तर, मैंने कहा उत्तर, उत्तर प्रदेश हो गया। क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है ना। मैंने कहा यार, गन्ना में देख आंधार हो के ना घुसे, मैंने कहा गन्ने में आंधार हो के ना घुसे, आंध्र प्रदेश हो गया। मैंने कहा यार, बहुत बीहड़ आदमी है यार, जब देखो गन्ने में घुसा रहता है, बीहड़ बिहार हो गया।
क्या हो गया, बिहार हो गया। तो इन राज्यों में गन्ना उगाया सॉरी जाता है। कौन कौन राज्य हो गया, मैंने कहा गन्ना के लिए कर्नाटक, कर्नाटक, मैं कहा हरियर हरियर पाए गए हरियाणा पंजाब, मैं को गन्ना के मध्य में घुसा मध्य प्रदेश, मैं को गन्ना लेके गुजर ना जाना गुजरात, मैंने कहा उत्तर उत्तर प्रदेश, मैंने कहा आंध्र के ना घुसना आंध्र प्रदेश, फिर मैंने कहा कि बहुत बिहार आदमी है यार बिहार। हाँ उसके बाद तेरे दर्द से दिल बदे रहा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चावल की खेती का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, या तो किसी एक खाद्य फसल का वर्णन कीजिए या तो किसी एक खाद्य पदार्थ का वर्णन कीजिए। तो अगर खाद्य पदार्थ आ जाए तो चाहे चावल का वर्णन कर दीजिए चाहे गेहूं का वर्णन कर दीजिए, खाद्य फसल दोनों है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा है, चावल की खेती का वर्णन करना है। अलग अलग प्रकाशन में अलग अलग तरीके के सेंटेंस मिलेंगे, लेकिन वो भी सही है और ये भी भली बात ही आपका सही है, ठीक है ना। तो चावल की खेती का वर्णन करना है। चलिए आइए वर्णन करते हैं, ठीक है ना। कहाँ चलते हैं, वर्णन करते हैं। चांद के पार चलो भरोसा कर लो तुम, परसेंटेज आएगा, लेकिन पढ़ोगे तभी आएगा, ठीक है ना। चलिए तो चावल की खेती का वर्णन करना है। हमने कहा कि भारत की, ठीक है ना, हमने कहा कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है, ठीक है ना। ये जो चावल है ना ये प्रमुख खाद्यांश है। खाद्यांश मतलब होता है खाने पीने वाली, खाद्यांश मतलब क्या होता है, खाद्यांश मतलब होता है खाने पीने वाली। भारत में अधिकांश लोगों को खाद्यान्न चावल है, भारत में अधिकांश लोगों को खाद्यान्न चावल है। थोड़ा पानी पी लिया जाए भैया, हाँ एक सेकंड पानी पी लिया जाए तो पानी पी लिया गया। तो हमने कहा कि भारत में अधिकांश लोगों को खाद्यान्न चावल है, ठीक है ना। और सुनिए चावल उत्पादन में चीन प्रथम स्थान है। कौन स्थान है, चीन। चावल उत्पादन में चीन प्रथम स्थान है तथा भारत दूसरा स्थान है। जी हाँ आपने सही सुना कि चावल की खेती का वर्णन करना है। तो हमने कहा कि भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। जी हाँ भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है, मतलब भारत में चावल अधिकांश मात्रा में खपत होती खाया जाता है, ठीक है ना। हमने कहा चावल उत्पादन में चीन प्रथम स्थान है, मतलब सबसे अधिक चावल कहाँ उगाया जाता है, सबसे अधिक चावल चीन में उगाया जाता है। और भारत दूसरा स्थान है, अर्थात दूसरे स्थान पे चावल कहाँ उगाया जाता है, भारत में उगाया जाता है। चावल उगाने के लिए 25 और कई चीज दिया है। चावल उगाने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। चावल उगाने के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और सुनिए चावल जो है ना एक खरीफ की फसल है। हमने बताया ना खरीफ माने क्या, खरीफ माने होता है गर्मी की फसलें। क्या होता है खरीफ माने, खरीफ माने होता है गर्मी की फसलें। तो चावल एक खरीफ की फसल है। और सुनिए चावल उगाने के लिए हमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, और जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि चावल उगाने के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अच्छा जैसे राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं जहां वर्षा कम होती है, राजस्थान के बहुत ढेर सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां वर्षा कम होती है, तो उसको उगाने के लिए, बोलो भाई, उसको उगाने के लिए हमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो चावल के बारे में आपने क्या जाना, चावल के बारे में जाना कि भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। चीन प्रथम स्थान उगाने में है और भारत दूसरा स्थान है। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक पर उगाया जाता है। ये खरीफ की फसल है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, और चावल उगाने के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। उसके अलावा इसे जून जुलाई के मौसम में बोया जाता है, ठीक है ना। जून जुलाई मतलब ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है तथा शीत ऋतु में काटा जाता है। शीत ऋतु मतलब क्या हो गया, सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसे काटा जाता है, ठीक है ना। लगभग इसी आसपास में इसे काटा जाता है। तो चावल समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न ये है कि रोपण, देखिए भैया सुन लीजिए बढ़िया से, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर मैसेज करेंगे तो जो हम लेक्चर दे रहे हैं ना इसकी सेम नोट्स
एड्रेस हम आपको भेज देंगे। हमें कितनी बार बोले यार, हमको तो रोना आ जाता है, अब मन करता है हम रो दे। इतना 1000 बार बोलने के बाद आपके ना समझ में आवे तो यार हमारा बताओ बिल्कुल बेकार है भाई यार। हमें का तुम्हारे लोगों से कितनी बार बताए कि ई नंबरवा पर तुम लोग अगर मैसेजवा करोगे ना भैया तो हम सारी नोट्सिया भेज देंगे। तो तुम लोग चाहे फोटो कॉपी करवा लेना, चाहे उसे लिख लेना, चाहे मोबाइल में टुकुर टुकुर पढ़ना, लेकिन पढ़ना बाबा 23 में बोर्ड पेपर लगा हुआ है, ठीक है ना। और चैनल को धुआंधार शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना एकदम चालू कर दो ताकि हमारा हौसला बढ़ता जाए। चलिए, तो रोपड़ कृषि की दो विशेषता बताना है। तो रोपड़ मतलब होता है, मैंने बताया था ना कि विस्तृत क्षेत्र में दूर दूर तक एक ही प्रकार की बोई जाने वाली फसलों को रोपड़ की फसलें कहते हैं। विस्तृत क्षेत्र में एक ही प्रकार की बोई जाने वाली फसलों को रोपड़ की फसलें कहते हैं। जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे एकल एकल फसल मिलेगी। एकल फसल मतलब एक ही प्रकार की फसल मिलेगी। तो रोपड़ कृषि की दो विशेषता। अब सोचो यार कि अगर ये दूर दूर तक बोई जाती है तो पहली कंडीशन क्या होगा, यह विस्तृत क्षेत्रों में बोई जाती है। रोपड़ की फसलें, रोपड़ की कृषि की दो विशेषता क्या है, रोपड़ कृषि विस्तृत क्षेत्र में बोई जाती है अर्थात बड़े पैमाने पर बोई जाती है। दूसरा क्या है, जब यार सोचो कल्पना करो जब ये विस्तृत क्षेत्र में बोई जाएगी तो दूसरी परिभाषा बन जाएगी विशेषता की क्या, रोपड़ कृषि के लिए अधिक पूंजी, पूंजी माने पैसा था, धन 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 दौलत, मनी मनी मनी। हाँ, तो रोपड़ कृषि के लिए अधिक पूंजी तथा अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है अर्थात काम करने वालों की आवश्यकता होती है अर्थात मजदूरों की आवश्यकता होती है। कुछ बात समझ में आ रही